बायोलॉजी लगभग सब बच्चे कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, लेकिन जो एक एवरेज और टॉपर के बीच का डिस्टेंस बन जाता है वो यही सब्जेक्ट है। लेकिन आपको बाकी सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, जिसकी मैंने लिस्ट अभी स्क्रीन पे दी थी। और इसके बाद अगर आपने 10 से लेकर 15 मिनट एक्टिव रिकॉल को दे दिए तो भाई साहब सब दिमाग में उतर जाएगा, समझा रहा हूँ। और ध्यान रहे इन 10 से लेकर 12 घंटे में आधा समय यानी 5 से लेकर 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ आज से लगभग 2 महीने और अगर जोड़ ले तो नीट एस्पिरेंट के लिए ये डू और डाई वाले महीने होंगे। अगर आपने अपनी कमियों पे, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करना शुरू किया, उनको सही तरीके से समझा, तो नीट क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलो आओ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास एक ऑफलाइन में बच्चा आता था, अमन। वो मेरे पास एक गाइडेंस के लिए आया था। अब गाइडेंस के लिए आया था तो ये मत सोचना कि अमन पढ़ाई में कमजोर था, वो काफी अच्छा बच्चा था। बायोलॉजी में उसकी पकड़ बहुत ज्यादा थी, फिजिक्स में काफी अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स बनाता था, क्लासेस में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कुछ कुछ गलत लेकिन मोस्टली सही देता था। उसका सपना था डॉक्टर बनना। अब जब सपना इतना ज्यादा बड़ा होता है ना, तो हार्ड वर्क नहीं, एक डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्क की जरूरत पड़ती है। इसी के चलते अमन ने नीट की कोचिंग को ज्वाइन किया। शुरुआत में काफी इंप्रूवमेंट हुई, काफी कुछ नया सीखा वो नीट के एग्जाम से रिलेटेड, मॉक टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे खासे आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे फिर उसके जीवन में एक बहुत खतरनाक चीज शुरू हुई और वो थी इनकंसिस्टेंसी। कभी कभी 3-4 दिन तक फुल फोकस से दिन रात एक करके पढ़ता था और कभी कभार स्लो हो जाता था और पूरे दिन में कुछ भी नहीं करता था इफेक्टिवली और स्केड्यूल खराब हो जाता था। और उस दिन सो जाता था और सोचता था कि यार ठीक है, कल फुल मोटिवेशन से काम करूंगा। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसके जो मार्क्स थे वो कम होने लग गए। मतलब जिस काम के लिए वो गया था कि उसके मार्क्स इंप्रूव होंगे, वो गोल से वो काफी दूर जाता जा रहा था। और उससे कम टैलेंटेड, कम इंफॉर्मेशन गेन करने वाले, कम नॉलेज रखने वाले बच्चे उससे आगे बढ़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्क कर रहे थे। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी ढील छोड़ी तो बहुत सारे बच्चे आपके पतंग को काट के आपसे आगे निकल जाएंगे। तो बस इन 60 दिनों में आपको ढील नहीं छोड़नी है, अपने पतंग को ढीला नहीं छोड़ना है। और मैंने अमन को भी एग्जैक्टली यही समझाया कि भाई देखो, अब आपको अपने कंपटीशन को देख के घबराने का समय नहीं है। अब आपके पास ये समय नहीं है कि मैं कल से पढ़ लूंगा। अब तो सिर्फ सिर झुका के पढ़ाई करने का समय है, पूरे डिसिप्लिन के साथ। अमन ने भी इस बात को फॉलो किया आगे आने वाले दिनों में और उसने नीट को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लिया। तो अगर आप भी इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करोगे, अगर आने वाले 50-60 दिनों में पूरे डिसिप्लिन हार्ड वर्क के साथ काम करोगे, तो आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे हो, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि 50 से 60 दिन आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है, नहीं, मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिसको अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो आपकी ये जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आपकी अभी फिलहाल नीट की तैयारी कितनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी और वीडियोस आपकी जर्नी को आसान करने के लिए लेके आने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि इन 60 दिन आपसे डिमांड क्या करते हैं और आपको कैसी सोच लेके इन 60 दिनों में आगे चलना है। देखो बच्चों, बहुत क्लियरली अगर बात करो तो इन लास्ट मोमेंट पे आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए पीवाईक्यू, रिवीजन और मॉक टेस्ट पे। इन तीनों के अलावा आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसी को भी नहीं देनी है, सारा फोकस इन तीनों पे होना चाहिए। दिन का मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपका इन्हीं तीनों में जाना चाहिए, खासकर पीवाईक्यूज में। क्यों? क्योंकि वही आपको बताएंगे कि नीट या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्चुअल फ्रेमवर्क क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सबसे ज्यादा दिन, पूरे दिन का समय आपका जाना चाहिए पीवाईक्यूज में। अब थ्योरी को रिवाइज करना एक लेवल है, लेकिन असली प्रिपरेशन क्वेश्चन को करके ही आती है। ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी को रिवाइज नहीं करना है, बट स्मार्टली करना है। पूरा चैप्टर रिवाइज बिल्कुल भी नहीं करना। हर हफ्ते आपको कम से कम एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, और मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी है उसको एनालाइज करना कि कहां पे गलती हो रही है, कहां पे कौन सा टॉपिक आपका सबसे ज्यादा कमजोर है, टॉपिक में कहां पे गलती, न्यूमेरिकल में गलती कर रहे हो, थ्योरी में गलत कर रहे हो, फॉर्मूला गलत अप्लाई कर रहे हो, बायोलॉजी में कहां गलती हो रही है, किस टॉपिक पे आपको डबल मेहनत करनी चाहिए, किसके वन शॉट को दोबारा देखना चाहिए, वन शॉट के कौन से पार्ट को दोबारा देखना चाहिए, इन सबको एनालाइज करना है आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट। और कसम खा लेने कि अगले मॉक टेस्ट में उन टॉपिक्स में गलती नहीं करूंगा। देखो, अगर आपने इस पैटर्न पे काम किया कि मैं अगले मॉक टेस्ट में ये वाले टॉपिक्स से गलती नहीं करूंगा, अगर गलती हो गई इन टॉपिक से भी तो धिक्कार है मुझ पे, ये सोच अगर आपने हर एक मॉक टेस्ट में रखी और हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दिया, आधी जंग तो आप यहीं जीत गए। अब अगर ये समझ गए कि मोटा मोटा 50-60 दिनों में आगे जाके करना क्या है, तो अब बारी आती है कि हम दिन में कितना घंटे इफेक्टिवली पढ़े और कैसे पढ़े कि हम अपनी जर्नी के और करीब पहुंच जाए, उस पर बात करते हैं। देखो, बहुत फ्रैंकली बात करते हैं, अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको डेली 10 से लेकर 12 घंटे तो पढ़ना ही होगा।
क्योंकि आप एक ऐसा एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो जिसके लिए 25 लाख से भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने कंपटीशन से ज़्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आपको डेली 10 से लेकर 12 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, ये आपको मैनेज करना। और ध्यान रहे, इन 10 से लेकर 12 घंटे में आधा समय यानी 5 से लेकर 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ PYQs को देने हैं। देखो, अगर आपने रेशो फॉलो नहीं किया कि आधा समय मैं PYQs को दूंगा, तो आपको हमेशा से लगेगा कि मैं पढ़ तो बहुत रहा हूं। मान लो आप 10-12 घंटे टॉपिक ही पढ़ते रहे, थ्योरी ही पढ़ते रहे, तो आपको हमेशा लगेगा कि मैं पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूं, लेकिन आपको कभी भी रियलिटी चेक मिलेगा ही नहीं कि मेरी कितनी तैयारी है। बिकॉज PYQs करते रहने से आपको समझ में आता रहेगा कि मैं दिन में जो पढ़ाई कर रहा हूं उसका कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं। और एक बड़ा नुकसान बताऊं, बहुत सारे बच्चे जो पेपर में सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं। ये तो भाई साहब एक जुआ ही है, क्योंकि पेपर में जाने के बाद जब क्वेश्चन सामने आता है तो वो क्वेश्चन से फेमिलियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्वेश्चंस को बनाने में समय लग जाता है। और आप समझ रहे हैं ना, समय ज्यादा लगना भी आपको कंपटीशन में पीछे कर देगा हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एग्जांपल के तौर पे अभी बोर्ड के एग्जाम में मैंने बच्चों को कुछ क्वेश्चंस करवाए थे फिजिक्स के, तो एक पेंसिल वाला क्वेश्चन कराया था। अगर कोई बच्चा देख रहा होगा उस वीडियो को समझ जाएगा। उस पेंसिल वाले क्वेश्चन को हमने क्लास में किया हुआ था, 2 दिन पहले किया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, एग्जांपल दे रहा हूं। तो जब वो क्वेश्चन बच्चों के सामने आया तो बच्चे उस क्वेश्चन को देख के फेमिलियर थे, और बहुत सारे बच्चों को फ्लो पता था क्या बनाना, तो बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर गए और जल्दी काम हो गया। अब देखो, ये तो आपने जान लिया कि बेसिक कितना घंटे पढ़ाई करनी है और कैसे कैसे डिवाइड करना है, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कब, कितना और कैसे। तो सबसे पहले सुबह के 3 घंटे के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सुबह मोस्टली बच्चों का सबसे फ्रेश टाइम होता है, थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रेश बच्चा सुबह फील कर रहा होता है, सो के उठा होता है, दिमाग में बहुत सारे थॉट नहीं चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से सुबह आप रिटेंशन बहुत ज्यादा कर सकते हो। हाई रिटेंशन मोड में ऐसे कहता हूं। इसलिए आप यहाँ पे बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को उठा सकते हो, बिकॉज आपके लिए याद करना बहुत ईजी होगा, डायग्राम्स दिमाग में जल्दी उतरेंगे, डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लासिफिकेशन, ये सब दिमाग में जल्दी जाएगा। तो सुबह आप बायोलॉजी को दे सकते हो। अब बायोलॉजी को भी रिवाइज करते हुए ध्यान रखो कि आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा शायद अब कि आप NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ सको। तो यहाँ पे आपने अपने पास में कोई नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए तो दोस्तों से लो, टीचर से लो, और अगर आपको लगता है कि आप वन शॉट से पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन पैसिवली नहीं पढ़ना है। वन शॉट को देखते देखते जो बात वहां चल रही है उसको NCERT में अंडरलाइन करते चले जाना है। 2x पे देख सकते हो ताकि टाइम कम लगे। लेकिन इन शॉर्ट आपको शुरू के जो मॉर्निंग के 3 घंटे उनमें से 2 घंटे, 1.5-2 घंटे में आपको चैप्टर खत्म करना होगा, ताकि बाकी 1 घंटे में आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सको और उसके सवाल बना सको। अब 2 घंटे के बाद जो आप 1 घंटे में सवाल बनाने वाले हो, प्लीज ध्यान रखना वो ज्यादातर PYQs हो या NCERT बेस्ड हो। अगर नए सवाल भी है तो NCERT बेस्ड हो, NCERT के बाहर ना हो, बिकॉज अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चीजों पे अपने टाइम को वेस्ट कर सको। और इसके बाद अगर आपने 10 से लेकर 15 मिनट एक्टिव रिकॉल को दे दिए तो भाई साहब सब दिमाग में उतर जाएगा, समझा रहा हूं। पूरा टाइम स्लॉट खत्म हो गया, आप किताब को बंद करो, 10 से लेकर 15 मिनट में जो भी आपने पढ़ा आज इस पूरे स्लॉट में, उसको अपने दिमाग में बस रिकॉल करो। रिकॉल कर पा रहे हो तो अच्छे से पढ़ा है, नहीं तो इसका मतलब है आपका वो सेशन इफेक्टिव नहीं था। लेकिन ऊपर वाली सारी बात से आई होप आपने गलत इंफॉर्मेशन ना लियो। अगर आपको जेन्युइनली नीट क्रैक करना है तो NCERT ही फॉलो करनी है, क्योंकि वहीं से नीट का पेपर बनता है। तो आपको किताब NCERT ही फॉलो करनी है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली। अब अगले 3 घंटे की बात करते हैं, जो कि आप देने वाले हो केमिस्ट्री को, जो कि मॉर्निंग के बाद वाला टाइम होगा। अब केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग तो है, ठीक है, लेकिन स्कोरिंग तब है जब आप मैक्सिमम मेहनत करोगे। अब इसमें क्योंकि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है और बहुत इजी टू स्कोर है, लेकिन सवाल आज का थोड़े से घुमा फिरा के आ रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट डिवीजन जो होगा 3 घंटों का केमिस्ट्री का, वो ये होने वाला है कि आप पहले 1 घंटे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर लो, फॉर्मूले रिवाइज कर लो। अगर कोई फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है तो इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करके रिवाइज कर लो, या फिर ऑर्गेनिक है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। लेकिन आपको पहले 1 से लेकर 1.5 घंटे में चैप्टर रिवाइज कर लेना है, मैं तो कहूँगा 1 घंटे में कर लो। उसके बाद 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ बनाने हैं PYQs या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो अगेन NCERT बेस्ड हो। केमिस्ट्री में आप एक और बात ध्यान दे सकते हो, मैंने प्रेपीफाई पे एक शॉर्ट भी डाला था जहां पे मैंने बताया था कि आप सिर्फ इन 7-8 टॉपिक्स को कवर करते हो तो 38% मार्क्स आपके बनते हैं। मैं दोबारा बताता हूं कि आप मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इन सब पे सबसे ज्यादा ध्यान दोगे तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग हिस्सा आपने लगभग खत्म कर दिया, और एक एरोमेटिक कंपाउंड ऑल्सो। और इन सारे टॉपिक्स के आपको कम से कम 100 PYQs तो बनाने, ये मैं मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री में नैया पार होगी, लेकिन आपको बाकी सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, जिसकी मैंने लिस्ट अभी स्क्रीन पे दी थी। यहाँ पे आप फिजिकल केमिस्ट्री में एक और किताब का इस्तेमाल कर सकते हो, जो है NCERT की एग्जाम्पलर। काफी बार देखे गए कि सिमिलर क्वेश्चन नीट में आए हैं, और अगर एग्जाम्पलर से सवाल नहीं भी आए तो भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके केमिस्ट्री में
सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि अगर कोई सवाल घुमा फिरा के आया खासकर फिजिकल में, तो आप उन सवालों को बना पाओगे अगर एग्जाम्पलर गो थ्रू करते हो तो। अब अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पक्की हो गई है, तो अब बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिससे नीट का बच्चा सबसे ज्यादा घबराता है फिजिक्स। अब फिजिक्स को सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन यही वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रैंक को पुश करता है। बायोलॉजी लगभग सब बच्चे कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, लेकिन जो एक एवरेज और टॉपर के बीच का डिस्टेंस बन जाता है वो यही सब्जेक्ट है। तो एक अच्छा बच्चा हमेशा फिजिक्स पे भी ध्यान देता है, जिसकी वजह से उसके रैंक पुश होती है। इसमें भी लगभग आपको 45 मिनट से 1 घंटा सारे उस चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करना है। अब नीट का पेपर है तो डेरिवेशंस तो आने वाले नहीं, उनको इग्नोर करके सिर्फ फॉर्मूलों पे लिस्ट बनाओ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की लिस्ट बनाओ या बनाई रखी होंगी, उनको रिवाइज कर लो। 45 मिनट में काम खत्म कर लो। 10 मिनट का गैप देके फिर 2 घंटे डेडिकेटेडली यहां पे भी आपको PYQs और क्वेश्चंस प्रैक्टिस को ही देने हैं। ये तो मस्ट है, मतलब तो मुझे लगता है आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम समय क्वेश्चंस को ही देना है। अब कुछ चैप्टर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, NLM, वर्क एनर्जी पावर, इन पर स्ट्रॉन्ग कमांड बना लो, क्योंकि ये एक तो फाउंडेशन वाले चैप्टर जो आगे के चैप्टर्स को अफेक्ट करते हैं। सेकेंडली स्कोरिंग तो है। अब अगर आप कोई नंबर चाहते हैं तो भैया 80 से लेकर 100 PYQs आपको बनाने जरूरी है फिजिक्स के डेली। ध्यान रखना डेली। हाँ, अगर कोई आसान चैप्टर है तो 50-60, या छोटा चैप्टर है तो 50-60 PYQ से भी काम चल जाएगा। अब अगर PYQs की इंपॉर्टेंस पे चलें, जो कि मैं बता चुका हूं, तो ये सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि पेपर में क्या आने वाला है, वो आपको एक तो ये भी बताते हैं कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल कब कब कैसे कैसे और कौन से टॉपिक से बने। देखो क्या होता है, अब आप कहोगे सर हमारे पास तो इसके खुद के ब्लूप्रिंट्स हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट्स आपके पास चैप्टर्स के हैं, टॉपिक्स के नहीं है। तो जब आप PYQs करते हो तो आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझते हो कि यार इस टॉपिक से बहुत बार PYQs आए हुए हैं, आप उस पर ज़्यादा मेहनत ऑटोमेटिकली करना शुरू करते हो। सेकंड सबसे ज़रूरी काम जो है वो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जब भी आप कोई नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हो तो आपको मन में एक शंका आती है कि क्या ये आसान तो नहीं था, या जब कोई सवाल बनता नहीं है तो आपको लगता है मुश्किल तो नहीं था, क्या पता पेपर में आए ना। लेकिन जब आप PYQ बना रहे होते हैं ना, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में एक थॉट चलता रहता है कि ये सवाल एग्जाम में आए हुए सवाल है। तो अगर वो आसान लगते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब वो मुश्किल लगते हैं तो आपको एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि भाई तेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो एक रियलिटी चेक भी देता है और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, ये एग्जाम एंजाइटी को दूर करता है। एग्जाम में अगर आपके पूरे पेपर में मान लेते हैं 10, 20, 40, 50 ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपने कहीं ना कहीं देखे, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम उन क्वेश्चंस पे भी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे होते। लेकिन सोचो अगर आपके आंखों के सामने सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हों जो आपने कभी देखे ही नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट फील करोगे, एग्जाम एंजाइटी होगी और जो आता है वो भी गलत कर बैठोगे। तो आप सभी को 2026 नीट के एग्जाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। आई होप आप लोग पूरे दिल और दिमाग से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं और अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।